उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 29वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। इस समय जयदेव की आंखें नम थी। हुआ तो बहुत बुरा घनश्याम के साथ। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। अशोक नंदा ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। वैसे ये सोचने वाली बात है, इंस्पेक्टर राहुल बोला। विनय व रॉकी गायब है। घर के सभी सदस्य, यहाँ तक कि घर के नौकर तक भी यहाँ मौजूद हैं, पर रॉकी व विनय कहीं नजर नहीं आ रहे। ये सारा मामला क्या है? मुझे लगता है तुम्हें सारे घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है विनय व रॉकी घर के अंदर कहीं न कहीं तो मिलेंगे। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वकील बाबू ने चाल ही ऐसी चली थी। मोहिनी जी का खून करके रॉकी व विनय को फंसा देता, इसलिए दोनों भाइयों को बेहोश कर दिया। मोहिनी जी कत्ल के बाद जब पुलिस के घर में आती, पूरे घर की तलाशी ली जाती, फिर दोनों भाई बेहोश मिलते, सारे सबूत इनके खिलाफ होते, फिर पुलिस इन दोनों भाइयों को पकड़ लेती। अरे यार, ये वकील साहब ने तो बहुत लंबा खेल खेला है। भूल गए आखिरकार घनश्याम जी एक क्रिमिनल लॉयर हैं। दिमाग तो साला वैसे ही तेज चलेगा। पुलिस ने घनश्याम को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। सब लोग अपने कमरे में जा चुके थे। साक्षी अभी लॉन में जयदेव से बात कर रही थी। तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारा पहला मर्डर केस तुमने हल कर दिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरा भाई रॉकी आज सलाखों के पीछे होता। अरे क्यों परेशान हो रही हो? फिर जयदेव ने साक्षी को बाहों में भर लिया। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बदल दी। अभी कुछ दिन पहले जो शख्स मरना चाहता था, जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी, जिसका हर पल तन्हा व तन्हाइयों में गुजरता था, उसकी जिंदगी में तुम उम्मीद की तरह आई और जीने की एक वजह दे गई। बस ऐसे ही मेरे साथ रहना सारी जिंदगी। साक्षी जयदेव के बालों में हाथ फेरते हुए बोली। तभी जयदेव का फोन बजा। उसने फोन उठाया। जी सर, अभी आता हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। साक्षी अजीब नजरों से जयदेव को घूर रही थी। तुम तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे थे और एक फोन आते ही कहाँ चले? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम जासूस का यही हाल है। फोन आते हैं, क्लाइंट के पास जाना पड़ता है। इसलिए तुमसे कहा था कि मुझे प्यार मत करो। अब अपनी गलती का अंजाम देखो। जयदेव कार में बैठा और चल दिया। साक्षी देखती रह गई और अपने आप से बोली, अब लगता है यही किस्मत पे लिखा है। प्रियंका गेस्ट रूम में बैठी हुई चाय पी रही थी। सुबह के 5 बज चुके थे। प्रियंका के सिर पर चोट का निशान साफ देखा जा सकता था, जो कुछ देर पहले ही उसे लगी थी। तभी कमरे में रॉकी का प्रवेश हुआ। प्रियंका, तुम ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं रॉकी, प्रियंका संभलते हुए बोली। हल्की सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। इंस्पेक्टर राहुल को तुम कहाँ मिले? उन्हें मैं छत पर बेहोश मिला था, फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो तुम्हारे पास आ गया। रॉकी कुछ बोलना चाहता था पर झिझक रहा था। प्रियंका साफ महसूस कर रही थी कि रॉकी कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा। प्रियंका ने खामोशी तोड़ी। रॉकी, क्या हो गया? तुम कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो ना। तुम्हारे और मेरे सिवाय इस कमरे में कोई नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ बोलो। रॉकी प्रियंका के सामने आकर नीचे घुटने के बल कालीन पर बैठ गया। प्रियंका डबल बेड पर बैठी हुई थी। वो हक्की बक्की सी रह गई। अरे तुम नीचे कालीन पर क्यों बैठ गए? यहाँ ऊपर बैठो ना, तुम्हारा ही घर है और तुम ही नीचे बैठ रहे हो। नहीं प्रियंका, मुझे तुमसे जो कहना है वो मैं यहीं नीचे बैठकर ही कह पाऊंगा। मुझे तुमसे आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। प्रियंका चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक सकी और फूट फूट कर रोने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए वो बोली, किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आपका प्यार सच्चा हो तो आपका प्यार जरूर मिलता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हकीकत है। ऐसा लग रहा है मानो मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं जमाने की आवारगी में इस कदर खो गया कि तुम्हारे प्यार को ना देख सका। तुमने हर समय मेरा साथ दिया। जैसे इंसान की परछाई उसके साथ साथ चलती है, वैसे तुम मेरे साथ चली हो। साक्षी ने मुझे बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आज से नहीं बल्कि बचपन से ही। तुमने मेरा कितना लंबा इंतजार किया। शायद कोई और इंतजार नहीं कर पाता जितना इंतजार तुमने मेरा किया है। मैं दुनिया का कितना खुशनसीब शख्स हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा कोई प्यार करने वाला मिला। मुझे अपनी बाहों के घेरे में ही रखना। प्रियंका ने रॉकी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों में आंसू जार जार करके बह रहे थे। मैं अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगी, प्रियंका भावना में कहती चली गई। संजना अपने कमरे में बैठी हुई आराम कर रही थी। कुछ देर पहले नकाबपोश द्वारा उससे काफी चोट लगी थी। एकाएक विनय कमरे में दाखिल हुआ।
उसके दोनों हाथ में 2 चाय के कप थे। विनय बेड के करीब आकर उसने संजना को उठाया। चाय पी लो। आपने क्यों बनाई? मैं बना लेती। मुझे इतनी भी चोट नहीं आई कि मैं चाय भी नहीं बना सकती। कोई बात नहीं, आराम की जरूरत है। तुम्हारे जख्म अभी ताजा हैं, उन्हें भरने में काफी समय लगेगा। मुझे आज पता चला कि जरूरी नहीं जो अपना सगा हो वही रिश्ता निभा सकता है, कोई बेगाना भी रिश्ता निभा सकता है, जैसे जयदेव ने निभाया। हम उसके लिए अनजान ही थे, पर वो शख्स हमारे लिए अपनी जान पर खेल गया। जयदेव ने साबित कर दिया कि सच्चा साथी वही है जो बुरे समय में काम आए, वरना खुशियों में तो लोग बिना न्योता दिए भी आ जाते हैं। तुम सही कह रहे हो, एक सच्चा साथी वही होता है जो जरूरत के समय हमारे साथ खड़ा रहे। मुझे माफ कर दो विनय, मैंने कभी तुम्हारे परिवार को नहीं समझा। मैं जैसी अपने घर में थी वैसे यहाँ रहना चाहती थी, पर मैं भूल गई कि शादी होने के बाद एक औरत की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। मैं अपने आप को अपने ससुराल के रंग में ना ढालकर उल्टा अपने ससुराल को अपने मायके के रंग में ढालने की कोशिश करती रही, और सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। अरे अपने आप को दोष मत दो, मैं भी अपने परिवार को नहीं समझ सका, बस पैसा पैसा करता रहा। परिवार क्या होता है कभी जानने की कोशिश नहीं की। मेरी बहन साक्षी जानती थी कि रॉकी चाहे जैसा भी हो पर पापा का खून नहीं कर सकता था, पर मैं जैसे मान गया था कि रॉकी ने ही पापा का खून किया है। मेरी बहन ने अपनी पूरी जान लगा दी रॉकी को बेकसूर साबित करने में, और मैंने क्या किया उस बेचारी के साथ, उसके बारे में कितना बुरा कहा। विनय रोने लगा। मेरे जैसा भाई भगवान किसी भी बहन को ना दे जो उसके जज्बात ना समझ सका कि वो जयदेव से जिस्मानी प्यार नहीं बल्कि उसकी रूह से प्यार करती है, जिसने रॉकी को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। संजना ने विनय को बाहों में भर लिया। वो कुछ बोलने लगी। एक जन्म मिला तुझे, रोके ना बिता ऐसे, हो गया जो तू उसे भूल जा, आंसुओं से ना ये पलके भिगा, मैं जो तेरे साथ हूँ खड़ी, फिर तुझे किस बात की चिंता पड़ी। मेरे साथ ऐसे ही रहना संजना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा।